शालिनी एक बहुत ही गरीब औरत थी जो पास्ते का ठेला लगाकर अपने घर की रोजी रोटी चलाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ ठीक उसके सामने एक श्याम चाइनीज वैन वाला था जो शालिनी के पास्ते के ठेले से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि शालिनी के गरीब पास्ते के ठेले पर लोगों की जितनी भीड़ लगती थी उसकी आधी भीड़ भी श्याम की चाइनीज वैन के आगे नहीं लगती थी, जिसके चलते वो हमेशा उसके पास्ते के ठेले को हटाने की कोशिश किया करता था। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय शालिनी अपने पास्ते का ठेला लेकर अपनी जगह पर पहुंचती है, जहां वो शाम को कुछ लोगों को इकट्ठा करके बात करते हुए सुनती है। अरे भाई, मुझे समझ नहीं आता तुम लोग उस गरीब शालिनी के पास उसके पास्ते वाले ठेले पर क्यों जाते हो। कभी ध्यान दिया है तुम लोगों ने कि तुम्हें वो कितनी गंदगी खिला रही है। उसके चारों तरफ तुम सिर्फ धूल मिट्टी खाते हो। भाई ऐसा तो नहीं है, शालिनी बहन बहुत साफ सफाई रखती है और उनके पास्ता में स्वाद भी होता है। गरीब है तो क्या हुआ, अपनी मेहनत से कमाती है ना, तुम क्यों उनसे इतना चिढ़ते हो। रघु और श्याम की सारी बात सुनने के बाद वो उनके पास जाती है और कहती है, श्याम भाई, मेरे और मेरे गरीब पास्ते के ठेले की बुराई हो गई हो तो जाकर अपना काम धंधा देख लो, सुबह का समय है। शालिनी, तुझे घर जाने की क्या जरूरत है। तू अपना बिस्तर यहीं लगा लिया करना और यहीं सो जाया कर और सुबह उठकर यहीं पास्ता बनाना शुरू कर दिया कर। क्या हुआ श्याम भैया, आज सुबह से मेरे पीछे लग गए हो। पहले लोगों से बुराई, अब मुझ पे गुस्सा। लगता है अभी तक आपकी बोनी नहीं हुई है। बोनी होगी भी कैसे, जब तक तेरा पास्ते का ठेला मेरी चाइनीज वैन के आगे लगा रहेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। श्याम भाई, आपको मेरे गरीब पास्ते के ठेले से क्या परेशानी है। जब देखो आप इसे हटाने की बात करते रहते हैं। हाँ है मुझे तेरे पास्ते के ठेले से परेशानी, क्योंकि इसकी वजह से मेरी रोजी रोटी दिक्कत में आ रही है। अरे भैया, मुझ गरीब ने आपका क्या बिगाड़ा है। सुबह सुबह मुझसे लड़िए मत, जाइए मुझे काम करने दीजिए, मेरे ग्राहक आते होंगे। वही तो मैं भी सोचता रहता हूँ कि तू अपने पास्ते में ऐसा क्या मिलाती है जो तेरे ठेले पर इतनी भीड़ लगी रहती है। क्या है तेरे पास्ते में ऐसा जो लोग तेरे पास्ते के ठेले के आगे मेरी चाइनीज वैन को देखते तक नहीं है, बल्कि तुझ गरीब के पास तो ठीक से सामान तक नहीं होगा अच्छा पास्ता बनाने के लिए। साथ ही तू सिर्फ एक ही तरह का पास्ता बनाती है और मैं कई तरह की चाइनीज बनाता हूँ, फिर भी इतनी भीड़ नहीं लगती। ये बात तो आपको भैया लोगों से पूछनी चाहिए ना, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाती हूँ। बहुत शौक लग रहा है ना तुझे मेरे साथ कंपटीशन करने में, तुझे तो मैं आज ही मजा चखाऊंगा। श्याम अपने मन में इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और अपनी चाइनीज वैन के पास जाकर अपने कामों में लग जाता है। श्याम और शालिनी दोनों अपने अपने कामों में लगे होते हैं कि तभी अचानक सड़क पर चल रही तेज रफ्तार गाड़ी एक बुजुर्ग महिला को मारकर चली जाती है, जिसे देखकर आसपास के लोग जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं, जिसकी आवाज सुन के शालिनी भी भागकर उस महिला के पास जाती है, जिसका फायदा उठाकर श्याम उसके बनाए हुए पास्ते में बहुत सारा नमक डालकर खुद भी उस भीड़ में शामिल हो जाता है। तभी शालिनी उस महिला को उठाकर अपने ठेले के पास ले जाकर बिठा देती है और उसे पानी देते हुए कहती है, माताजी आप ये पानी पी लीजिए, हो सकता है आपको गर्मी की वजह से चक्कर आ गए हों। हाँ बेटी, तू सही कह रही है। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी, कब से पानी ढूंढ रही थी, मिला ही नहीं। भूख भी लगी है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए चक्कर आ गया मुझे। कोई नहीं माताजी, आप ये पानी पी लीजिए और ये पास्ता खा लीजिए, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। लेकिन बेटी, मेरे पास तुझे इस खाने के बदले देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं ये खाना नहीं खा सकती हूँ। कोई बात नहीं माताजी, मुझे आपसे इस खाने के कोई पैसे नहीं चाहिए। मेरे गरीब ठेले के खाने से अगर किसी गरीब का पेट भर जाए, उससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। आप ये पास्ता खा लीजिए। शालिनी के कहने पर वो बुजुर्ग औरत उसका दिया हुआ पास्ते का पहला निवाला जैसे ही मुंह में डालती है, तभी उसे तेज नमक का पता चल जाता है। लेकिन वो शालिनी को बिना कुछ जाहिर किए चुपचाप सारा पास्ता खा लेती है। तभी अचानक शालिनी को याद आता है कि वो अपना फोन घर पर भूल आई है, जिस पर वो उस बुजुर्ग औरत से कहती है, माताजी अगर आपको देर ना हो रही हो तो क्या आप थोड़ी देर मेरे ठेले को देख लेंगी। बस मैं अभी घर से अपना फोन लेकर आती हूँ। मेरी बेटी फोन कर रही होगी, उठाऊंगी नहीं तो परेशान हो जाएगी। हाँ बेटी, जाओ तुम ले आओ अपना फोन, मुझे कोई देर नहीं हो रही है। जब तुम आओगी तभी मैं जाऊंगी। धन्यवाद माताजी, बस अभी आती हूँ मैं। शालिनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो बुजुर्ग औरत शालिनी के नमक से भरे हुए पास्ते को और पास्ता और मसाला डालकर ठीक कर देती है। थोड़ी देर बाद शालिनी वापस आती है और अपने काम में लग जाती है।
तभी वहीं दूसरी तरफ श्याम अपने काम से फ्री होकर जैसे ही शालिनी के ठेले पर नजर डालता है, उसके ठेले पर लोगों की भीड़ देखकर कहता है, ये क्या है, अभी भी लोग इसके ठेले पर नंबर लगाकर खड़े हैं। या तो लोग पागल हो गए हैं या तो मैं, जिन्हें नमक भरा पास्ता खाने में इतना स्वाद आ रहा है, उसे खाने के लिए इतनी भीड़ लगाकर खड़े हैं। ये सब देखकर श्याम अपने आप में बड़बड़ा ही रहा होता है कि तभी वो बुजुर्ग औरत नमक का डब्बा लेकर उसके पास आती है और उसे नमक का डब्बा देते हुए कहती है, बेटा, जो तू खेल खेल रहा है ना, वो मैं बहुत पहले ही खेल कर छोड़ चुकी हूँ। ये ले अपने नमक का डिब्बा, जो तू उस बेचारी लड़की के पास्ते में मिलाकर वहीं छोड़ आया था, जिस पर तेरी चाइनीज वैन का नाम लिखा था। तभी मैं समझ गई थी। और रही बात लोगों के भीड़ की, तो मैंने उसके पास्ते का नमक ठीक कर दिया था, इसलिए वहाँ भीड़ है। अरे माता जी, आपको मेरे और उसके बीच में आने की क्या जरूरत है? दयावान बनकर मेरा सारा खेल खराब कर दिया। जाइए आप यहाँ से। जा ही रही हूँ मैं, लेकिन इतना याद रखना, जो दूसरों के साथ गलत करने की सोचते हैं, उनके साथ भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता है। इतना कहकर वो बुजुर्ग औरत वहाँ से चली जाती है और श्याम भी जाकर अपने कामों में लग जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक रोज दोपहर के समय काम से थककर श्याम अपने वैन से निकलकर उसके बगल में पड़ी बेंच पर लेट जाता है। तभी वहाँ दो चोर औरतें खाने का सामान लेने के बहाने श्याम की वैन के पास आती हैं। तभी उनकी नज़र वैन में रखे गल्ले पर जाती है और वैन में किसी को ना देखकर जैसे ही वो गल्ले को उठाकर भागने की कोशिश करती हैं, तभी जाकर शालिनी से टकरा जाती हैं और पैसों का गल्ला उनके हाथ से नीचे छूट जाता है, जिसे देखते ही शालिनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे डरकर वो दोनों चोरनी वहां से भाग जाती हैं और उसकी आवाज़ से लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। तभी श्याम की आंख खुल जाती है और अपने पैसों के गल्ले को जमीन पर पड़ा देखकर वो घबरा जाता है। तभी उस भीड़ में से एक रघु नाम का आदमी कहता है, भाई आज ना तेरी सारी कमाई ना एक झटके में चली जाती, अगर शालिनी बहन ने उन दोनों चोरनियों को पकड़ा नहीं होता तो। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये है भाई कि तेरे वैन में ना किसी को ना देख कर ना दो चोरनियां घुस गई और ना तेरे पैसों के गल्ले को उठाकर भागने की कोशिश कर रही थी। तभी शालिनी बहन से टकरा गई। इन्होंने शोर मचाकर उन्हें भगा दिया। ये चाहती तो चुप रहती, क्योंकि तू तो हमेशा इनसे लड़ता रहता है, लेकिन फिर भी इन्होंने तेरी मेहनत की कमाई को बचा लिया। अरे अब बस भी करो मेरी तारीफें करना। अरे ऐसे कैसे कोई मेरे सामने मेरे श्याम भाई की मेहनत की कमाई को ले जा सकता है? पैसों की कीमत हम गरीब लोगों से ज्यादा कौन जानेगा। शालिनी बहन, मुझे माफ कर दो। आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी करा, तुम्हें बहुत परेशान करा, तुमसे बहुत नफरत करी तुम्हारे काम के चलते हुए, लेकिन तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की, मेरी मेहनत की कमाई को बचाया। आज मैं अपनी हर गलती के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं भाई, आप मुझसे माफी मत मांगिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। अब मुझे समझ में आया कि लोग तुम्हारे गरीब पास्ते के ठेले पर क्यों भीड़ लगाकर खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे ठेले पर स्वाद के साथ साथ अपनापन और अच्छा स्वभाव वाला इंसान भी मिलता है। और मैंने आज तक कभी भी किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं की है। इस तरह से श्याम अपनी गलती का एहसास करके गरीब पास्ता वाली से अपनी गलती की माफी मांगता है। साथ ही फिर कभी दोबारा ना उसे गलत बोलता और ना ही उसके ठेले को हटाने की कोशिश करता है। डॉक्टर, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जितने भी पैसे मिलेंगे उसमें 50% तुम्हारा और 50% मेरा, समझ गए ना तुम? हाँ, वो तो मैं समझ गया, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और तो और जेल में पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ। शारदा अपने बेटे वासु का रिश्ता सोना के परिवार वालों से तय करते हुए बोलती है, जी अगर लड़का लड़की राजी हैं तो इसमें हमें क्या एतराज है, लेकिन दहेज वगैरह का भी थोड़ा देख ले। शारदा की बात सुनकर सोना के पिता निवास बोलते हैं, देखिए समधन जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूँ। आप अपनी ख्वाहिश रख दीजिए, बाकी हमसे जितना हो पाएगा हम आपको दे देंगे। जितना हो पाएगा का क्या मतलब है? जितना मांगूंगी उतना दहेज देना पड़ेगा, नहीं तो शादी कैंसिल करनी होगी। मेरा मतलब कि आप दहेज, पैसों और सामान के चक्कर में बच्चों की खुशी दांव पर मत लगाना। एक ही बेटी है मेरी, बड़े ही दुलार से पाला है मैंने। ठीक है, वो तो आप कह रहे हैं तो मैं मान जाती हूँ, वरना कोई और होता तो मैं एक नहीं सुनती। अभी जितना हो सके उतना दे देना, बाकी शादी के बाद देते रहना। हम कहाँ भागे जा रहे हैं? जी ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। निवास इतना बोलकर उन्हें विदा कर देता है। थोड़े ही दिनों बाद सोना और वासु की शादी हो जाती है।
वो दोनों बहुत खुश रहने लगे थे, लेकिन शारदा थोड़ी नाखुश थी। ऐसे ही अचानक शारदा की पड़ोसन सुमन उनके घर आती है और उससे कुछ पैसे उधार मांगते हुए बोलती है। शारदा बहन, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी। हाँ बोलो सुमन बहन, क्या बात हो गई? मुझे ना कल अपने बेटे की फीस भरनी है, उसके लिए मुझे 30,000 रूपए चाहिए। मेरे पास थे नहीं, इमरजेंसी में मुझे यहाँ आना पड़ा। हमारे पास इतने रुपए कहाँ से आएंगे बहन? अभी तो वासु की शादी में ही इतना कर्ज हुआ था, उसे चुका नहीं पाए। अब मैं क्या करूँ? रुको, मैं कुछ उपाय लगाती हूँ। मैं अपनी बहू के मायके से कुछ पैसे मंगवा लेती हूँ तुम्हारे नाम पर। तुमको उनके सामने अपना रोना धोना शुरू करना होगा, समझ गई? लेकिन वो तो तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? चाहिए थे, लेकिन इस तरह नहीं। ये क्या इस तरह उस तरह लगा रखा है? तुम चुप रहो, मैं बात करती हूँ। शारदा सोना को आवाज लगाती है और थोड़ी ही देर में सोना अपने कमरे से निकलकर उनके पास आकर बोलती है। कहिए माँ जी। क्या बताऊँ बहू, सुमन आंटी को कुछ पैसों की जरूरत है। तेरे पास मिल जाते तो इनकी मदद हो जाती। लेकिन माँ जी, मैं कहाँ से दे पाऊंगी? पर फिर भी आपको कितने चाहिए? कम से कम 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख रुपए? पर माँ जी, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? तू एक काम कर, अपने पापा से तो पूछ एक बार कि बची हुई दहेज की रकम आप देंगे। पर मेरे पापा इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? बहू, एक बार पूछने में क्या जाता है। ठीक है, मैं पूछती हूँ। बहू, थोड़ा जल्दी करना, सुमन आंटी को कल ही चाहिए। शारदा सुमन को अपने कमरे में ले जाती है और सोना भी अपने कमरे में चली जाती है। शारदा की इस हरकत पर सुमन उससे बोलती है। देखो शारदा बहन, तुम अपनी बहू के साथ ठीक नहीं कर रही। ऐसे अचानक से उसके मायके वाले इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? उसके बाप ने मुझे कहा था कि जब चाहे दहेज के पैसे मुझसे मांग लेना, तो बस मैंने उसी मौके का फायदा उठाया है। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे बढ़ते लालच के बारे में बोल रही हूँ। क्योंकि सोना बिटिया का चेहरा देखकर ही पता चल रहा है कि उसके पापा इतना इंतजाम नहीं कर पाएंगे। तुम अपना मुंह बंद करती हो या नहीं? शारदा बहन, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा, लेकिन मैं सोना बिटिया के घर से आए हुए पैसों को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। ओ सती सावित्री, बस कर, मुझे सब पता है। उसके बाप के पास बहुत पैसा है। शारदा, लालच में इतनी भी लालची मत बनो कि तुम इंसानियत ही भूल जाओ। मैं जा रही हूँ। सुमन इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और इधर सोना अपने पापा को कॉल करके बोलती है। हेलो पापा, नमस्ते। हाँ बेटा, कैसी है तू? घर में सब ठीक है? हाँ पापा, सब ठीक है। वो पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा बोल, कोई दिक्कत है क्या? हाँ पापा, वो मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ 2 लाख रुपए। 2 लाख? अच्छा ठीक है, मैं कल ही तेरे अकाउंट में 2 लाख भिजवाता हूँ। नहीं पापा, मेरे अकाउंट में नहीं, मेरी सासू माँ के अकाउंट में। जिसके बाद सोना फोन को रख देती है और निवास सोच में पड़ जाता है। लेकिन थक हार कर वो अपनी जमीन बेचकर 2 लाख रुपए शारदा के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता है। निवास कंफर्म करने के लिए सोना को कॉल करता है और उससे पूछता है। बेटा, अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं। ठीक है, मैं उनसे एक बार पूछ लेती हूँ। फोन रखकर सोना शारदा के कमरे में जाती है और उसे पैसों के बारे में पूछते हुए बोलती है। माँ जी, आपके फोन पर एक मैसेज आया होगा, जरा चेक करके बताना, पापा ने जो पैसे आपके अकाउंट में डाले हैं वो आए या नहीं। शारदा अपना फोन चेक करके मैसेज पढ़ती है और बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और शारदा का लालच अब हवस का रूप ले लेता है। वो अपनी सभी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए सोना के मायके वालों से पैसे और सामान मांगने को कहती और सोना के घर वाले उसकी इच्छा पूरी करते करते कर्ज में पूरी तरह डूब जाते हैं। यही सब सोच सोच कर सोना भी परेशान रहने लगती है और एक दिन शारदा फिर से उससे पैसों की डिमांड रखती है। लेकिन इस बार सोना अपने मायके वालों को ना कहकर अपनी एक किडनी बेचने का इरादा करती है और शारदा की इच्छा पूरी करने की कोशिश करती है। वो शारदा के पास जाकर बोलती है। माँ जी, मेरे घर वाले आपकी इच्छा पूरी करते करते मर जाएंगे, लेकिन आपकी इच्छाएं तब भी पूरी नहीं होंगी। इससे तो अच्छा है कि आप मेरी ही किडनी बेच दो। हाँ, ये ठीक रहेगा, इससे तो बहुत मोटा माल हासिल होगा।
ठीक है फिर माँ जी, आप आज ही किसी डॉक्टर से तालमेल बिठाइए, मैं हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवा लेती हूँ। मेरी प्यारी बहू, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। शारदा और सोना हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से बात करके किडनी बेचने की डील फिक्स हो जाती है। शारदा डॉक्टर को समझाती है और उसे संभल कर काम करने के लिए बोलती है। शारदा और डॉक्टर की गुफ्तगू सोना की नर्स सुन लेती है और वो पुलिस को कॉल करके इस गैर कानूनी अपराध के बारे में बता देती है। डॉक्टर सोना का ऑपरेशन करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पुलिस की छापेमारी हो जाती है और नर्स सोना को लेकर साइड हो जाती है और पुलिस डॉक्टर और शारदा को गिरफ्त में ले लेती है। सोना शारदा के हाथों में हथकड़ी देखकर बोलती है, मेरी माँ जी को छोड़ दीजिए, वो मेरी माँ है, उन्हें मत ले जाइए। ये लालची औरत तेरी किडनी बेचने चली थी और तू इसी की तरफदारी करने लग रही है। वो जैसी भी है मेरी माँ है, आप उन्हें इस तरह नहीं ले जा सकते। सोना की बात सुनकर शारदा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वो रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अपने लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे दौलत के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। तू तो मुझे अपनी माँ मानती थी, लेकिन मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। बेटी मुझे माफ कर दे, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसा मत कहिए माँ जी। सोना पुलिस वालों के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो उसे लॉकअप में डाल देते हैं। शारदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसके बुरे कर्मों का नतीजा उसे बुरा ही मिलता है। जिया एक अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की थी। अक्सर जिया अपने पैसों का रोब दिखाती और लोगों को जलील किया करती। ऐसे ही एक दिन जिया अपने घर में बैठकर बुक्स पढ़ रही थी। तभी उसकी सहेली टीना उसके घर आती है और कहती है, क्या बात है जिया, आज बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनी है तुमने। कितने का लाया और कौन सा ब्रांड है ये? ज्यादा महंगा नहीं है, मेरे डैड ने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया है, तो सोच लो कितने का होगा। और ये जो ड्रेस मैंने पहना है ना, तभी इसकी कीमत इतनी बड़ी है, वरना ये सस्ता ही दिखता है। हाँ, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। अगर इस ड्रेस को बाहर निकाल के रख दो तो शायद ही किसी को पता चलेगा कि ये ऑस्ट्रेलिया का है। बात तो ये है कि हमारी जिया इतनी खूबसूरत है कि वो कुछ भी पहन ले बहुत खूबसूरत दिखेगी। थैंक यू अर्टिना, एक तू ही तो है जो मेरी कदर जानती है। और बता क्या खाएगी पिएगी? मैं मैंगो शेक पीऊंगी। और प्लीज अपने नौकर को बोल देना कि ज्यादा आइस ना डाले, क्योंकि मेरे गले में हल्की सी खराश है। जिया अपने नौकर को आवाज देती है और उसे 2 मैंगो शेक लाने को कहती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और एक दिन जिया के पिता सुनील अपनी बेटी से शादी की बात करते हैं। बेटा, मुझे लगता है तुम्हारी शादी करा ही देनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? नो डैड प्लीज, मेरी अभी उम्र ही कहाँ हुई है शादी की। मुझे अभी शादी नहीं करनी। अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, मुझे मत फोर्स कीजिए प्लीज। लेकिन बेटा, मैंने अपने एक दोस्त से वादा किया था और तुम दोनों की शादी हमने बचपन में ही तय कर दी थी। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, शादी के लिए तैयार हो जाना। नहीं डैड, समझने की कोशिश कीजिए, मुझे अभी शादी नहीं करनी। सुनील अपनी बेटी की एक नहीं सुनता और अपने पुराने दोस्त मुकेश का घर ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है और सुनील को देखकर मुकेश कहता है, सुनील जी, आप इस गरीब आदमी के घर में, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? गले तो मिल जा पहले। अरे ये सब क्या हो गया? तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अरे बता देता, कुछ खबर तो देता मुझे। कैसे क्या कहता, किस मुंह से कहता? देख, आज तेरा दोस्त बहुत गरीब हो चुका है। मुझे तो लग रहा था कि अगर मुझे इस हाल में तूने देख लिया तो शायद पहचानेगा भी नहीं। तू ऐसा कैसे सोच सकता है मेरे भाई? तुझे याद है ना मेरा वादा? अरे हमने साथ मिलके अपने बच्चों की शादी का वादा किया था। मैं अपनी बेटी जिया का रिश्ता लेकर आया हूँ। क्या तू मेरी बेटी को अपनी बहू बनाएगा? पहले अपना ये हाथ जोड़ना बंद कर दे। और रही जिया बेटी की बात, तो हमारे साथ कैसे रहेगी वो? उसे नौकर चाकर ऐसो आराम की आदत है, तो हम कैसे बना ले उसे अपनी घर की बहू? कैसे क्या? अगर वो हादसा तुम्हारे साथ ना होकर मेरे साथ हुआ होता तो भी क्या तुम यही बोलते? अरे मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बेटी का रिश्ता आज मैं तय करके ही जाऊंगा। लेकिन मेरे दोस्त, अब तो मैं उस काबिल भी नहीं रहा कि उसे 2 वक्त की रोटी खिला पाऊं। कमाने वाला एक ही है और तुम फैसला कर लो, अपनी बेटी को महल में रखना है या इस कीचड़ में। भूल गए क्या? हम भी कीचड़ से उठकर यहाँ तक आए हैं। और एक बात कह दूं, कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है हमेशा।
तो मुझे अपने होने वाले दामाद पे पूरा यकीन है कि वो अपने परिवार के साथ अपनी बीवी का भी ध्यान अच्छे से रखेगा। सुनील की बात को सुनकर मुकेश उसे गले से लगा लेता है और अपने बेटे की शादी के लिए मान जाता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और अब जिया और राहुल की शादी हो जाती है। जिया का गृह प्रवेश करते हुए राहुल की माँ कमला जिया से कहती है, जिया बेटा, जो भी है यही है तुम्हारा घर। तुम्हारे घर जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन घर जरूर है हमारा। तो इस घर को सहेज कर रखना और अपना समझना। सॉरी आंटी जी, लेकिन इस घर में संभालने जैसा है ही क्या जो मैं संभालूं? बहुत थक गई हूँ मैं। अब क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? बहुत गर्मी भी हो रही है, एसी चलवा दो प्लीज। बेटी, हमारे घर में एसी नहीं है, ये पंखा है जो चलता है। अगर तुम्हें रात को ज्यादा गर्मी लगे तो कह देना, हम सब तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। ओ प्लीज, मैं अपने डैड से कहकर मंगवा लूंगी। आप लोग टेंशन मत लो, मेरे डैड के पास बहुत पैसे हैं, वो कुछ भी खरीद सकते हैं मेरे लिए। जिया की एरोगेंस वाली बातें सुनकर राहुल को बहुत गुस्सा आता है और उसे गुस्से में देखकर मुकेश राहुल को शांत करवाता है और जिया से कहता है, जिया बेटी, हमें सब मालूम है कि आपके पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं, साथ साथ वो बहुत अच्छे और ईमानदार व्यक्ति भी है। चलो अब आप ना अंदर आओ और आराम करो। ठीक है अंकल, तो मैं कल अपने डैड के घर जाकर जरूरत की चीजें ले आऊंगी। मुझे ऐसे रहने की आदत नहीं है वैसे भी। जिया बेटा, आप अपने पिताजी के घर जरूर जाओ, लेकिन हाँ, अपने पिताजी के घर से कुछ भी मत लेके आना, क्योंकि ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे घर की बहू अपने मायके से कोई सामान लेकर आए। ओ प्लीज अंकल जी, मैं अपने घर से कुछ भी लेकर आ सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, तुम कल चली जाना अपने पिताजी के घर, मुझे अब बहस नहीं करनी है। मुकेश जिया की बात मान लेता है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही अगली सुबह जब जिया नहा धोकर तैयार होकर अपने पिता के घर अपने पति के साथ आती है, तो उन दोनों को देखकर सुनील खुशी से कहता है, आइए आइए दामाद जी, और जिया बेटा तुम भी आओ। अरे बैठिए बैठिए और बताइए कैसा लग रहा है शादी का दूसरा दिन आप दोनों को? जी पापा जी, सब कुछ ठीक है और वैसा का वैसा ही है। अब शादी हो चुकी है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ओ जिया बेटी, क्या लोगी? कुछ ठंडा मंगवा दूं या कॉफी लेंगी आप? क्या डैड, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं आपकी बेटी हूँ, एक दिन में पराया कर दिया? नहीं बेटा, बस अब वो हक नहीं रहा तुम पर जो शादी से पहले था। अब तो पूरा हक दामाद जी और उनके परिवार वालों का है तुम पर। ओ डैड प्लीज, फुल ड्रामा हो रहा है। कितनी बोरिंग बातें कर रहे हो आप। डैड, मुझे आपसे कुछ कहना है, इट्स अर्जेंट। हाँ कहो ना, सुन रहा हूँ, बोलो। यहाँ हम अपने ही तो हैं, कहो। मुझे एसी, फ्रिज और बहुत सारी चीजें चाहिए जो उस छोटे से घर में सुकून दे मुझे। वहाँ कुछ भी नहीं है डैड, कैसे एडजस्ट करूँ मैं? मुझे माफ करना बेटा, लेकिन मैंने तुम्हारे ससुर से बात की थी इन सब चीजों के लिए। तुम्हारे ससुर जी ने कहा हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस जिया बेटी ही चाहिए। तो किसने बोला था बनाने को? हाँ, आए बड़े जिया को अपने घर की बहू बनाने वाले। वो नहीं, मैं क्या था उसके पास रिश्ते की बात करने के लिए। अगर तुम्हें मेरे साथ रिश्ता रखना है तो अपने ससुराल वालों से भी रिश्ता निभाओ। जिया अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दंग रह जाती है और फिर अपने पति के साथ अपने घर लौट जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। अब जिया भी अपने ससुराल वालों के साथ घुल मिलकर और हर परिस्थिति के हिसाब से ढलना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन जब जिया बीमार थी और काम कर रही थी, तभी उसकी सास उसे कहती है, क्या हुआ जिया बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। माँ जी, बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं गला इतना क्यों सूख रहा है। जिया, तुम्हारा शरीर तो बुखार से तप रहा है और तुम्हें इतने तेज बुखार है, फिर भी तुम काम कर रही हो। पागल हो क्या? चलो अंदर चलो, आराम करो, मैं ये सब बाद में कर लूंगी। पता नहीं माँ जी, मुझे आज तक पता नहीं चला कि बुखार कैसा होता है। अक्सर पिताजी मुझे कुछ होने से पहले ही डॉक्टर को घर बुला लेते थे। कोई बात नहीं बहू, तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। उठना नहीं बिस्तर से, मैं बस अभी आई। लेकिन माँ जी, आप जा कर रही हो मुझे अकेला छोड़कर? मैंने कहा ना अभी आती हूँ, घबराना मत, मैं बस तुरंत आ जाऊंगी। कमला अपनी बहू जिया को हौसला देकर घर से दूर काम कर रहे अपने पति और बेटे को कहती है, सुनिए, जिया बहुत बीमार है, उसका शरीर आग की तरह तप रहा है, मुझसे देखी नहीं जा रही है उसकी ऐसी हालत। जल्दी से जाकर डॉक्टर को ले आओ। बाप और बेटी दोनों जाकर डॉक्टर को बुला कर लाते हैं। डॉक्टर जिया का चेकअप करके कुछ दवाइयाँ देते हैं और तीनों पूरी रात जिया का बहुत ख्याल रखते हैं। और जिया अपने मन में सोचती है,
अगर मैं इनके घर नहीं आती तो शायद मुझे अपनों का प्यार क्या होता है ये कभी पता नहीं चलता। थैंक यू डैड। जिया को एहसास होता है कि उसके पिता ने जो भी किया वो इसके लिए कितना सही था। उन्होंने अपनी अमीर घर की बेटी को गरीब घर की बहू बनाया, लेकिन इसी में जिया की ही खुशियाँ थी और जिया का ही अच्छा नसीब था कि उसे अच्छा परिवार भी मिला।